क्वेश्चन पेपर को सामने में रख लीजिएगा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। एक जो है 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, शुरू के जो 10 क्वेश्चन है आपका वो 2.5 नंबर का है। तो 2.5 नंबर के क्वेश्चन में आपको मान के चलिए कि एक पेज में ही आपको आंसर को लिखना है, क्योंकि देखो टोटल आपके पास 30 पेज है ना। क्योंकि पहला पेज आपका जो फ्रंट पेज है उसमें आपको जानकारी लिखना है, और जो फ्रंट पेज के पीछे वाला पेज है उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, उसको खाली रहने देना है। बच गया हमारे पास 30 पेज है, उसमें से देखिए आपको 2.5 नंबर का 10 क्वेश्चन बनाना है, मतलब 10 पेज आप कैसे चले गए, एक क्वेश्चन को एक ही पेज में लिखना। अब हमारे पास कितने पेज बच गए, तो बच गए 20 पेज है। अब इसमें से आपको क्या करना है, टोटल आपको जो है एक एक यूनिट से 15-15 नंबर का एक क्वेश्चन बनाना है। तो 15 पंचे 75 नंबर का हो जाएगा और 25 नंबर की हो जाएगा। तो बेटा 20 पेज बचे हैं आपके पास, और आपको एक यूनिट से एक क्वेश्चन बनाना है, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है। मतलब आपके पास कितना पेज बच रहा है, एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके पास 4 पेज बच रहा है। जो बड़े प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अति दीर्घ उत्तरी बोलना चाहिए, 15-15 नंबर का एक वाला। तो आपको 4 पेज में ही कंप्लीट आंसर लिखा जाए, इतना बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। मैं पूरा आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहा हूँ, बट आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कितना लिखना है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो बिना लेट के देखते सबसे पहला क्वेश्चन आया हूँ आपका, डाटा स्ट्रक्चर क्या है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ, देख लीजिए, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर जो 2.5 नंबर क्वेश्चन, उसको परिभाषा और ये डायग्राम आपको लिखना जरूरी है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर बनाया हूँ वैसे ही आप लोग क्या करिए, जो उत्तर पुस्तिका आपको ऐसा मिला हुआ है ना, उसको 2 भाग में से बांट लीजिएगा। एक तरफ थ्योरी लिखिएगा, एक तरफ डायग्राम बनाइएगा। तो डायग्राम में देख लीजिए, मैंने बता दिया है 2 प्रकार का होता है, प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है। यहाँ पर प्रिमिटिव मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। नॉन प्रिमिटिव 2 प्रकार का होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। स्टैटिक, डायनेमिक, उसमें भी आपका स्टैटिक में आपका अरे आता है, डायनेमिक के अंतर्गत 3 आता है आपका लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, और नॉन लीनियर में आता है केवल 2, एक होता है ट्री और एक होता है आपका ग्राफ। तो डायग्राम को साफ सुथरा बना लीजिएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर का परिभाषा क्या कहता है, देखिए किसी भी प्रकार का जो डेटा है आपके सिस्टम में, उसको व्यवस्थित रखना है आपको। तो डेटा को स्टोर करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम डेटा को यदि भविष्य में जब भी दोबारा उपयोग करना हो तो हम उसको आसानी से क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, और जो स्टोर किया हुआ डेटा उसको हम एक्सेस कर सकें। तो डेटा को कैसे स्टोर रखना है ताकि हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकें, यही हमारा डेटा स्ट्रक्चर का मुख्य काम रहता है। 2 प्रकार का होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। 2.5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना आपका जो है सफिशियंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अरे से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई अरे। आपको कम से कम 3 पॉइंट में से आंसर लिख देना है, और ये 3 प्रकार का होता है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। इसको भी केवल एक पेज में ही आपको लिखना है। तो कोशिश करिए कि आप एक पेज में आंसर आ जाए, इतना जो है आपको लिखना है। चाहे छोटा लिखना पड़े तो छोटा लिखिए। ये कुछ चीज़ें यदि आप कम कर सकते हैं तो यहाँ पर अपने विवेक का प्रयोग करके हम कम ज़्यादा लिखेंगे। अरे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अरे एक प्रकार का जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव है और ये लीनियर है। तो किस प्रकार का डेटा व्यवस्थित रहता है, तो एक समान। लीनियर में क्या होता है, बहुत सारे हैं हमारे लीनियर में, अरे भी है, लिंक लिस्ट भी है, ठीक है ना, स्टैक भी है, क्यू भी है। लेकिन अरे क्या करता है, तो एक प्रकार के डेटा आइटम को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये उसका क्या होता है, बाकी चीज़ों से अलग है। एक प्रकार वाले डेटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग हम किया जाता है, करते हैं। यदि इंटीजर है तो केवल इंटीजर का ही वो स्टोर करके रखेगा, और फ्लोट है तो फ्लोट का। मतलब एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए हम अरे का प्रयोग करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है क्या। अरे क्या होता है, तो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब फिक्स होता है। आप जब कंपाइल करेंगे, जब प्रोग्राम को रन करने से पहले कंपाइल किया जाता है, तो जिस समय आप कंपाइल करते हैं उसी समय इसको क्या कर देता है, एलोकेट कर दिया जाता है। हम इसको रन टाइम में बदल नहीं सकते, इसीलिए इसको स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक मतलब फिक्स होता है। 3 प्रकार का होता है, 1D 2D मल्टी-डी। आप लोगों ने सुना होगा ना, 1D 2D 3D मूवी देखने जा रहे हैं, बिल्कुल। 1D मतलब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, और मल्टी का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। तो 3D बोले, 7D बोले, तो वो सभी सभी आपका मल्टी डायमेंशनल में आ जाता है। क्लियर है क्या। 3rd क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नोड क्या है। तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर में डेटा हम बार बार पढ़ते हैं, डेटा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो आपका जो यूनिट है, जो मुख्य यूनिट है, जिसको हम लोग बुनियादी इकाई कहते हैं, वो हमारा नोड कहलाता है, ठीक है। तो नोड डेटा स्ट्रक्चर की बुनियादी इकाई है, जैसे वैसे ही जैसे आपका लिंक लिस्ट होता है, ट्री होता है। क्लियर है। तो नोड में डेटा या अन्य नोड को आपस में लिंक करके हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं, और ये पॉइंटर के द्वारा इसका जो उपयोग किया जाता है। आप ये इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, देख लीजिए यहाँ पर 5 नोड आपको दिख रहा होगा, 0 1 2 3 4 5। तो देखिए जो ऐसा सर्कल बना हुआ है, जो ग्रीन कलर का, जो हरे कलर का जो गोला बना हुआ बेटा, वो आपका नोड को प्रदर्शित कर रहा है। और 2 नोड को जोड़ने के लिए जो ऐसा लाइन बना हुआ है, ये हमारा क्या कहलाता है, एज कहलाता है। तो बहुत सारे नोड को जब आपस में से जोड़ देते हैं, जब आप कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। वैसे ही नोड को जब आप यदि एक हायरार्किकल आप इस तरीके से यदि करेंगे तो वो हमारा ट्री बन जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर भी बहुत सारे नोड के प्रकार होते हैं। क्लियर है। 2.5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 3 पॉइंट और ये डायग्राम आपका सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंटर क्या है। तो पॉइंटर आपका सी प्रोग्रामिंग में भी है और यहाँ पर भी है। तो क्या होता है, वैसे हम जब भी डेटा किसी वेरिएबल में रखा जाता है तो हम उस डेटा को उसके नाम से पुकारते हैं।
जैसे देखिए ये एक वेरिएबल है और इसका वैल्यू यदि 10 दिया, एग्जांपल में यहाँ पर समझिए, फॉर एग्जांपल करके लिखा हुआ है इंटीजर ए करके लिखा हुआ है। अब यदि मैं यहाँ पे लिख देता इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या होता है, ए इसका नाम है और 10 इसका मान है। क्लियर है क्या? अब ये बताइए मेमोरी में कंप्यूटर में कहीं पर ये स्टोर है, मान लीजिए ये मेमोरी में कंप्यूटर में कहीं पर ये आपका 100 नंबर 100 एड्रेस है, वहाँ पर ये 10 रखा हुआ है। तो देखो यदि मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो 10 प्रिंट होगा। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे आप लोग। यदि मैं यहाँ पर लिख देता प्रिंट एफ एड्रेस बराबर केवल यहाँ पे ए लिखा था तो 10 प्रिंट हो जाता क्योंकि मान है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एड्रेस को लिखा हुआ है। जब एड्रेस को लिखा हुआ है तो किसको प्रिंट करेगा, उसके एड्रेस को। मान लीजिए ये मेमोरी में कौन सी जगह पर स्टोर है, 100 पर, तो आपका क्या कहलाएगा, उसका एड्रेस कहलाएगा। क्लियर है क्या? तो आपका पॉइंटर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो पॉइंटर को वो वेरिएबल होते हैं जिसको हम किस प्रकार से कॉल करते हैं, तो हम उसके एड्रेस की मदद से इसको कॉल करते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो भी डेटा रहता है उसका अपना एक यूनिक एड्रेस रहता है, सबका अलग अलग एड्रेस रहता है, जैसे आपका रोल नंबर होता है। क्लियर है क्या? और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और एंड ऑपरेटर का प्रयोग करके जो हम वेरिएबल के एड्रेस को जो है कॉल करते हैं। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप यदि रन करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसी रेंडमली जो भी कंप्यूटर पे जो भी एड्रेस अवेलेबल रहेगा उसको वो क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। तो ये क्या आपका एड्रेस है किसी भी वेरिएबल के लिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या बनाया था मैंने, ए बनाया हुआ था। क्लियर है क्या? तो पॉइंटर क्या है, तो वैल्यू को उसके मान से ना कॉल करके उसके एड्रेस के थ्रू कॉल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपका डीएफएस क्या है। तो डीएफएस का फुल फॉर्म होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, डीएफएस का फुल फॉर्म होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका जो ट्री रहता है, तो आपका ट्री में यदि डेटा कोई रखा हुआ है, अब उसको यदि आपको विजिट करना है, ठीक है, या ग्राफ में यदि कोई डेटा रखा हुआ है यदि उसको विजिट करना है, तो यहाँ पर डी फॉर डेप्थ है, आपका एफ फॉर आपका फर्स्ट है, एफ आई आर एस टी फर्स्ट, और एस फॉर आपका सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। क्लियर है क्या? तो दो प्रकार का होता है ग्राफ में ट्रेवल करने के लिए और डेटा को सर्च करने के लिए हमारा सर्चिंग टेक्निक, एक होता है डीएफएस और एक बीएफएस। तो जैसे बीएफएस होता है वैसे डीएफएस होता है। दोनों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्स करने के लिए, मतलब एक एक नोड पे जाकर विजिट करना है, और किसी नोड की यदि सर्च करना है तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएफएस एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसका नाम है, ये क्या करता है, डेप्थ वाइज, मतलब गहराई में जाके विजिट करता है। तो इस प्रकार से आपका यदि बना रहता है, हालांकि मैंने यहाँ पर 2.5 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, बट यदि इसको आपको डिटेल में देखना है तो इसका प्लेलिस्ट में डीएफएस नाम से बना, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। काम का चीज़ मैंने लिख दिया है, गहराई में विजिट करता है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैक का प्रयोग करते हैं। स्टैक में क्या होता है आपको पता है, पुश और पॉप होता है। डीएफएस एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है जो कि बैक ट्रैकिंग के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ये आपका 2.5 नंबर के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट आपका है ट्री डाटा स्ट्रक्चर को बताना है। ठीक है, तो ये देखिए एक डायग्राम बना दीजिएगा जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ऐसे ही 2 भागों में डिवाइड करके पहले ट्री को बनाइएगा, और जितना पॉइंट आपका एक पेज में आ सकता है उतना पॉइंट को आप लिख दीजिएगा। मुख्य पॉइंट मैंने ऊपर में लिखा हुआ है। जैसे ये नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, 2 ही प्रकार का होता है आपका, नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर, एक होता है ट्री, एक होता है ग्राफ। प्रत्येक डेटा आइटम को हम लोग क्या कहते हैं, नोट करते हैं। ये देखिए यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, नोट का परिभाषा यहाँ से भी आप लिख सकते थे। ये जो भी ऐसा जो सर्कल बना हुआ, जो गोला बना हुआ बेटा, आपका क्या कहलाता है, नोट कहलाता है। ठीक है, जो सबसे पहले जो ऊपर वाला नोट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट नोट कहते हैं। उसके बाद जो नोट रहते हैं, तो ट्री में क्या होता है, चाइल्ड कहलाता है। तो जो लेफ्ट तरफ है उसको लेफ्ट चाइल्ड कहते हैं, राइट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, राइट चाइल्ड कहते हैं। क्लियर है क्या? तो आप इसको बना लीजिएगा। और ये लेवल कैसे प्रदर्शित कर देती है, लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, लेवल 2, ऐसे करके वो लेवल जो है आपका बढ़ते जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप शॉर्ट से आप क्या, व्हाट डू यू मीन बाई सर्चिंग, यहाँ पर देख लीजिए। आप हिंदी में दी जाता है तो शॉर्टिंग हो जाता है, लेकिन देख लीजिए अंग्रेजी वाले को मानते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ पे सर्चिंग के बारे में बताना है। तो सर्चिंग मतलब होता है ढूंढना। तो जैसे लिस्ट में कोई भी डेटा से रखा हुआ है 1 2 3, अब जो भी डेटा वहाँ पे रखा हुआ है उस डेटा एलिमेंट को आप ढूंढना चाहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्चिंग कहते हैं। तो क्या करता है, डेटा के प्रत्येक नोड में जाता है और वहाँ पर कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है उसको ढूंढता है, और यदि आपको डेटा मिल जाता है, यदि लिस्ट में आपको डेटा मिल जाता है तो वो सर्चिंग आपको सक्सेसफुल, मतलब आप जो सर्च कर रहे थे वो सफल हो गए हैं। और यदि नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाता है, आपका अनसक्सेसफुल कहलाता है। ठीक है, तो सर्चिंग की एल्गोरिदम लिस्ट में स्टोर डेटा एलिमेंट जो है डेटा स्ट्रक्चर के टाइप पर निर्भर करता है कि आप किस टाइप का डेटा वहाँ पर स्टोर करके रखे हुए हैं। यदि आप जो एरे में सर्चिंग करते हैं तो उसकी एल्गोरिदम अलग होती है। ठीक है, तो अरे के लिए अलग एल्गोरिदम है, लिंक लिस्ट के लिए अलग एल्गोरिदम है, लेकिन इनका कार्य एक ही है। एल्गोरिदम भले ही अलग अलग है, लेकिन सर्चिंग का मतलब होता है डेटा को ढूंढना। लिंक लिस्ट में है तो लिंक लिस्ट में ढूंढेगा, और अरे में है तो आपको अरे में ढूंढेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टिंग एल्गोरिदम को आपको बताना है। कितने प्रकार का होता है, चूंकि आपका टाइप पूछा है, टाइप ऑफ शॉर्टिंग, तो 2 प्रकार का मुख्य शॉर्टिंग होता है। एक होता है इंटरनल शॉर्टिंग, एक होता है आपका एक्सटर्नल शॉर्टिंग। तो जो हमारे इंटरनल शॉर्टिंग होता है क्या होता है, आपका प्राइमरी मेमोरी में ही रहता है जो भी लिस्ट है वो, तो आप वो हमारा इंटरनल कहलाता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी किसको कहते हैं हम लोग, आप सबको पता है, हार्ड डिस्क जो है, जो पेन ड्राइव, सब सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो यदि आपका डेटा जो है बाह्य रूप से बाहर मेमोरी में स्टोर है तो आपका एक्सटर्नल शॉर्टिंग कहलाता है, और मर्ज शॉर्ट इसका उदाहरण है। और जो है ऐसे एलिमेंट
जो पूर्ण रूप से आपके कंप्यूटर के मेमोरी पर स्टोर रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल सॉर्टिंग। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने 5-6 उदाहरण लिख दिया, इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल, मर्ज, हीप, ये सभी के सभी आपके क्या है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग और इंटरनल सॉर्टिंग के उदाहरण है। देख लीजिए ये इंटरनल सॉर्टिंग और ये एक्सटर्नल सॉर्टिंग 2.5 नंबर के लिए सफिशिएंट है बेटा ये। इसमें भी आपको हम ज़्यादा कर सकते हैं, अपना दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं। नोटेशन में मैंने आपको बिग ओ बताया हुआ है, थीटा बताया हुआ, ओमेगा बताया हुआ है। यहाँ पे बिग ओ नोटेशन पूछा गया तो बिग ओ, बी मतलब बिग ओ, बिग मतलब बड़ा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला है, और बिग है तो अपर, अधिकतम मान को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे वर्स्ट केस की यदि बात करें कि ऐसा कौन सी स्थिति है जब ये बुरा परफॉर्मेंस करता है, ये बुरा परफॉर्म करता है, उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है। जब आपको फंक्शन का मान ग्रेटर देन इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई जी एन, जहाँ पर एन का मान ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होता है, एन 0 होता है, उस स्थिति में आपको क्या होता है, ये आपका वर्स्ट केस होता है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप बना दीजिएगा, आपको 2.5 नंबर इतने में सफिशिएंट है। क्लियर है। हिप सॉर्ट की बात करें यदि, तो हिप सॉर्ट जो है एक ट्री पर आधारित डेटा स्ट्रक्चर है और उसी के नियम के आधार पर जो है हिप सॉर्टिंग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि हिप डेटा स्ट्रक्चर हमेशा कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब ऐसे ट्री होता है जिसमें जो है पूरी तरह से भरा हुआ, मतलब उसके दोनों या तो दो चाइल्ड रहेंगे या तो बिल्कुल उसके पास चाइल्ड नहीं रहेंगे। और यदि आपके दोनों चाइल्ड का मान बड़ा या बराबर है तो मैक्स चला है, मैक्स मतलब बड़ा, तो वही क्या कह रहा है, जब दोनों चाइल्ड का मान किससे, रूट नोड से यदि बड़ा है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नोड में जो वैल्यू रखी गई है वो यदि उसके चिल्ड्रन से बड़ा, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये पेरेंट कहलाएगा और ये आपका चाइल्ड कहलाएगा। तो इसका मान यदि इन दोनों चाइल्ड से बड़ा है तो वो मैक्स हिप कहलाएगा, और यदि छोटा है तो वो क्या कहलाएगा, मीन हिप। मैक्स मतलब मैक्सिमम बड़ा, अधिकतम, और मिनिमम मतलब छोटा। ठीक है, और यदि लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में सॉर्ट करना चाहते हैं तो मीन हिप का प्रयोग किया जाता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप उसको मैक्स हिप कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिप सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की तरह बिग ओ एन लॉग एन होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ये वाला पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, तो अब देख लीजिएगा जितना भी है एक पेज में लिखा सकता है उतना पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हिप सॉर्ट के बारे में और भी जानकारी है, बट ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, ये लिखते हैं तो ठीक है, जगह रहेगा तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको बड़े क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। देख लीजिए टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा बेटा ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, तो एक पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। क्लियर है, ये वाला स्लाइड आपको ये एक्स्ट्रा हो गया है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है 15 नंबर का, अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और एक आंसर के लिए आपको 4 पेज मिल रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भावनाओं में बह के जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा। आप अपना दिमाग का प्रयोग करके जो है 4 पेज में ही आपको आंसर लिखना है, और उसमें भी जब आप छोड़ रहे हैं तो क्या वो काम का नहीं है, उसी छोड़ना, कुछ भी चीज़ को नहीं छोड़ देना है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बीमा वाले अवयव के सदस्यों को जोड़ने के लिए प्रोग्राम बनाइए। मतलब राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ वन डायमेंशनल अरे। तो देख लीजिए वन डायमेंशनल अरे का 3 प्रकार में से पहला प्रकार है जिसमें डेटा को एक ही दिशा में स्टोर किया जाता है। या तो आप डेटा को ऐसे जो है आपका रो में जो स्टोर करके रखते हैं ऐसे, या आप इसको ऐसे कॉलम में स्टोर करके रखते हैं। ये हमारा वन डायमेंशनल अरे कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, एक सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए। सिंगल डायमेंशनल अरे एक सिंगल लाइन की तरह होता है, जैसे मैंने बताया, या तो आपको ऊर्ध्वाधर होगा या फिर आपका ऐसे क्षैतिज होगा। इसके लिए सिंटेक्स भी बनाया है। देखिए सबसे पहले डेटा टाइप लिखना पड़ता है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, किस प्रकार का वो डेटा टाइप है। नाम आप ABCD कुछ भी दे सकते हैं, और उसका साइज बताना पड़ता है। साइज को हमेशा जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर लिखा जाता है। जैसे आपने 10 लिख दिया तो आप अधिकतम 10 ही साइज जो है उसको दे सकते हैं, 10 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशनल अरे एक वेरिएबल की तरह ही कार्य करता है। सबसे पहले डेटा टाइप बताते हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या डबल है। अरे का नाम आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं, और साइज के अंदर आपको साइज लिखेंगे, और एक बार साइज को डिक्लेयर कर देते हैं, फिर आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, और इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। यहाँ पर मैं शायद आउटपुट लिखना भूल गया हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखा दूंगा इसका आउटपुट किस प्रकार का है, उसको मैं आपको ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो इसमें आपको करना क्या रहेगा, 1 मिनट में से थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं इसका आउटपुट यहीं पे लिख देता हूँ, आप घबराइए नहीं, क्योंकि आउटपुट भी लिखना रहता है। देखिए जैसे मैं आपको, ये अरे है, ठीक है। अब अरे में आपको ये समझना है, जैसे मान लीजिए मैं अरे में आपसे पूछ रहा हूँ, इस प्रोग्राम को रन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये तो हेडर है, आपको सबको पता ही है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए मैंने साइज यहाँ पर 1000 तक का दे दिया, हालांकि मैं 3-4 नंबर के आपको ऐड करके दिखाऊंगा, ज़्यादा प्रोग्राम को बड़ा नहीं करना है। एक वेरिएबल ले लो आई, एक वेरिएबल ले लो एक, और एक जो सम आपको जोड़ना है, क्योंकि सम करके बताना है। तो देखिए जैसे मैं मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके मैं आपको वैल्यू दूँ, तो आपको जैसे ही इसको इंटर बटन दबाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 2 5 और आपका 1 6, तो आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। वैसे यदि 1 2 3 और ऐसे 4 करके आप यदि इंटर दबाए
सब आ रहे हैं तो 4 3 7 दोनों और एक 10 आना चाहिए। तो समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप जो भी नंबर डाल के देंगे उन सबको आपस में जोड़ के आपको क्या करना है, रिटर्न जो है आपको उसका आउटपुट देना चाहिए। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होता है तो कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू करता है, वाइड मेन से शुरू होता है। देख लीजिए आएगा यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। आप यहाँ पर आउटपुट क्या लिखना उसको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आपको पेपर में लिखना रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट करके। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला लाइन आपका प्रिंट होगा, इंटर साइज ऑफ द अरे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इंटर साइज ऑफ द अरे। मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए। पहले सबसे पहले ये वाला प्रिंट होगा, इंटर साइज ऑफ द अरे। अब यहाँ पर आप जो भी वेरिएबल देंगे, जैसे आप उसका आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू पास करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना %dn लिखा हुआ ना, तो मान लीजिए मैंने कहा से 4 कहा, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, इंटर साइज ऑफ द अरे, इस लाइन को यहाँ पे लिखना रहेगा। फिर आपको ऐसे 4 दबाना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला जो लाइन है आपका सेकंड जो प्रिंट एफ करके लिखा हुआ, क्या लिखा है, इंटर एलिमेंट्स इन अरे, ठीक है। आपने कहा मुझे 4 वैल्यू देना है तो यहाँ पे 4 लिखाएगा। फिर आपने क्या लिखा, इंटर एलिमेंट ऑफ अरे, ये वाला लाइन यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 और ऐसे 4, इंटर कर करके दबाते जाइएगा, ऐसे लिख दीजिएगा आप। उसके बाद लास्ट में आपका ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है, सम ऑफ अरे इज़, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखाएगा, सम ऑफ अरे इज़, और इन सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 दोनों और ये 10। तो ये, तो इसको आपको आउटपुट के रूप में ऐसी बगल में लिखना पड़ेगा। देख लीजिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका कलर को थोड़ा मैं चेंज करके बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपका ये वाला लाइन यहाँ पर आएगा, ठीक है, इंटर साइज ऑफ द अरे आउटपुट करके। फिर आप ऐसे 4 प्रेस कर दीजिएगा। फिर क्या आएगा, इंटर एलिमेंट इन अरे, तो आपको 4 नंबर देना पड़ेगा, कोई भी 4 नंबर दे सकते हो, 5 6 7 8 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आप जो भी वैल्यू देंगे उसको जोड़ देगा वो। फिर लास्ट में सम ऑफ द अरे करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, सबको जोड़ के आपको आउटपुट प्रदर्शित कर देगा। तो प्रोग्राम इसको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप इसको आपको वीडियो को पॉज करके इसको आप जो है लिख लीजिएगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल साफ सुथरा इसको लिखिएगा, और आउटपुट जो बताएं उसको वीडियो को बैक जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लिंक लिस्ट क्या है और सिंगल और डबल लिंक लिस्ट के बीच में आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट का परिभाषा लिखना जरूरी है। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, तो ये प्रिमिटिव लीनियर डेटा को क्रमबद्ध तरीके से स्टोर करता है लिंक लिस्ट में। और जो नोड होता है, प्रत्येक नोड का 2 भाग होता है। ये हम जो है सामान्य लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका लिंक लिस्ट है, ये देखिए जैसे ये एक नोड है, ये एक हमारा ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा नोड है। जब सभी नोड को एक साथ क्रमबद्ध तरीके से लाइन से जब ऐसे जोड़ दिया जाता है, देख रहे हैं आप एरो का डायरेक्शन ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, लिंक लिस्ट बन जाता है। और प्रत्येक नोड के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। एक भाग में क्या रखा जाता है, डेटा, और दूसरे भाग में क्या रखते हैं, तो आगे जो नोड आने वाला उसका एड्रेस को लिखते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए ये नोड है, अब मान लीजिए इसका कंप्यूटर में क्या एड्रेस है, ये आपका, इसको चलो 1 ले लेते हैं, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। तो यहाँ पर मान क्या है आपका, ए आपका क्या डेटा है, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और दूसरा का एड्रेस क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ जाएगा। वैसे ही बी यहाँ पे क्या है, डेटा है, और आपका नेक्स्ट वाला नोड कौन है, सी, तो सी का जो एड्रेस है वो कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर, तो 3 यहाँ लिखाएगा, 4 यहाँ पर। आपको लिखना नहीं है, बस ये पता होना चाहिए, ये नॉलेज के लिए, ठीक है क्या। और जो सबसे पहला वाला जो नोड रहता है, जो सबसे पहला वाला नोड रहता है, वहाँ पर अब ये हेड को बता रहा है, इसे पता चलता है। आप चाहो तो ऐसे हेड भी लिख सकते हो, और हेड नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर ऐसे स्टार्ट भी लिख सकते हो, जिससे ये पता चलता है कि नोड जो पहला नोड है शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो ए से शुरू हुआ है। और सबसे जरूरी चीज़, अंत में आपको क्या लिखना पड़ेगा, नल लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी नल लिख सकते हो, या ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे डी लिखिएगा, ऐसे स्लेस करके ऐसा, आप ऐसे 0 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या बताता है, नल पॉइंटर को। तो स्टार्ट बताता है जहाँ पे आप स्टार्ट या हेड लिखे रहते हैं, और लास्ट में जहाँ पर ऐसे नल बना रहता है वो बताता है कि ये अंतिम वाला नोड है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो लिस्ट का जो प्रथम नोड होता है वो हेड होता है, और जो अंतिम होता है वो नल पॉइंटर द्वारा प्रदर्शित होता है। क्लियर है। अब बात करें यदि लिंक लिस्ट के अंतर्गत, तो और भी चीज़ें देखिए। लिंक लिस्ट का पॉइंटर भाग अगले नोड को एड्रेस को होल्ड करके रखता है, जो चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। क्लियर है। और लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके आप लेंथ को, उसकी लंबाई को रन टाइम में बढ़ा सकते हैं। यदि मैं आपको बोल देता हूँ यहीं पे कि एक नया नोड जोड़ना है, तो अरे में दिक्कत होता है, तो आप, लेकिन लिंक लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ई आना चाहता है तो कोई बात नहीं, ई को बुला लीजिए, बोलेगा वो, ई को ऐसे बुलाइए। अब डी को क्या कर दीजिए, नल मत रखिए। क्यों, क्योंकि यदि कौन सा नंबर का नोड है, यदि ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो ये 5वां है, तो ये यहाँ पे क्या रखेगा, 5वें नंबर के एड्रेस को लिखेगा, और अब ई को नल देना पड़ेगा। उसी चीज़ को यहाँ पे कह रहा है कि रन टाइम में इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसलिए ये डायनेमिक होता है। लिंक लिस्ट का प्रयोग हम ट्री और ग्राफ दोनों को बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
अब ये देखिए, चूंकि सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट में अंतर पूछा है, तो आप सिंगल लिंक लिस्ट क्या हो, सब परिभाषा और डायग्राम बता दीजिए और वैसे डबली के लिए सफिशिएंट है। तो वन वे डायरेक्शन में होता है, हमेशा डेटा कैसा होता है, एक ही दिशा में होता है, इसलिए इसको सिंगल लिंक लिस्ट कहते हैं। पहला नोड आपका फील्ड जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है और ये दूसरा वाला आपका पॉइंटर या लिंक को करता है। सेम वैसी है जो मैंने आपको अभी लिंक लिस्ट के परिभाषा में बताया हुआ है। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट में सभी नोड आपस में क्रम से जुड़े रहते हैं, एक ही दिशा में लाइन से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें जोड़ना और घटाना बिल्कुल आसान होता है। आप कभी भी इसमें नए डेटा को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और लिस्ट का एक प्रारंभ और एक अंतिम नोड होता है, तो जो भी डेटा को जोड़ना रहता है तो आप प्रारंभ में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं और बीच में भी करते हैं, मतलब जहां मन है वहां पर भी डेटा को आप जोड़ और घटाव कर सकते हैं। रही डबली लिंक लिस्ट की बात, तो डबली मतलब डबल, तो दोनों दिशाओं में डेटा को आप क्या कर सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। अभी जैसे इस डायग्राम में आप देखो, ए को पता है कि उसके आगे कौन है, बी को पता है कि आगे सी को है और सी को पता है कि उसके आगे डी है, लेकिन देखो बी को ये नहीं पता है कि उसके पीछे कौन है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन देखो आगे की ओर है, तो ये सिंगल डायरेक्शन होता है। बट डबली लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, टू वे होता है, दो दिशा में डायरेक्शन होता है, आगे भी और पीछे भी। तो इसका तीन भाग होता है, ये देख रहे हैं क्या, बीच में डेटा को रखा जाता है, ये पहले वाले नोट को पकड़ेगा और ये आगे वाले नोट को पकड़ेगा, नोट के एड्रेस को पकड़ेगा। ठीक है, तो आप डायग्राम को थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए ए है, देखो ये आगे की ओर भी पॉइंट कर रहे हैं। देखो ए के पास पता है कि उसके आगे कौन है, बी है, बी को उसके आगे कौन है, सी, और सी को पता है उसके आगे डी है। तो डी को भी देखो इधर पता है कि सी है प्रीवियस, सी को पता है कि उसके पीछे बी है और बी को पता है उसके आगे उसके पीछे कौन है, ए है। सबसे जरूरी चीज़ देखो, ए आपका पहला नोड है इसलिए हेड लिखा हुआ है और डी अंतिम नोड है, यहाँ पे न लिखा हुआ है। अब ये बताइए कि जब सबको पता है उसके आगे कौन है उसके पीछे कौन है, तो चलो ठीक है, ए को तो पता है उसके आगे कौन है, लेकिन ए के पीछे कौन है पता है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहला नोड है। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नल को रखते हैं, क्योंकि नल ये बताता है कि उसके वहाँ उसके जो है अब कोई नहीं है, मतलब इसके पीछे अभी कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे नल रहेगा। वैसे ही डी के आगे कोई नहीं है क्योंकि अंतिम नोड है, तो वहाँ पर भी क्या रहेगा, नल रहेगा। क्लियर है क्या? तो ये होता है आपका डबली लिंक लिस्ट। क्लियर है क्या? चलिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो इस वीडियो को जो 2-3 बार आप जरूर देखिएगा, और एकदम डिटेल से जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसको डिस्क्रिप्टिव मैंने अच्छे से बताया, उसको आप जाके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्यू है। क्यू से संबंधित देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सर्कुलर क्यू क्या है और इसकी तुलना जो है, जो लीनियर सर्कुलर क्यू है उसको जो है आपको सर्कुलर क्यू के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, एक सर्कुलर क्यू क्या है परिभाषा बता दीजिए, और लीनियर, दो प्रकार का जो क्यू होता है आपका, एक होता है लीनियर और एक होता है सर्कुलर, उन दोनों के बीच में आपका अंतर पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्यू बता देता हूँ। चलिए, तो क्यू क्या होता है, एक प्रिमिटिव होता है और लीनियर होता है। यहाँ पर भी डेटा को हम क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं। आप सब जो है कभी न कभी जो है सिनेमा देखने के लिए क्या होंगे, मान लीजिए टिकट काउंटर है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे खड़े रहते थे, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, ये हमारा क्यू कहलाता है। ठीक है, तो लाइन से लोग खड़े रहते हैं, जो पहले आया उसको पहले मिलेगा, तो ये पहले बाहर जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। कौन? क्यू हमारा। ठीक है, जहाँ पर डेटा जो है एक क्रमबद्ध तरीके से एक जो है स्टोर रहता है। ये देखिए आपका 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा दिख रहा है क्या आपको? ये देखिए यहाँ से ये हमारा फ्रंट है, तो फ्रंट से डेटा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जैसे 10 का काम हो जाएगा, तो ये डेटा यहाँ से ऐसे बाहर होते जाएगा, जो पहले आया है उसको पहले मिलेगा क्योंकि फ्रंट है। तो नया डेटा जब भी जोड़ना रहता है आप कहाँ पे जोड़ते हैं, रियर पे जोड़ते हैं, और जब भी डेटा को डिलीट करना रहता है तो कहाँ से डिलीट होता है, फ्रंट से डिलीट होता है। क्लियर है क्या? तो ये सभी चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। क्यों किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो फ्रंट में जो पहले आया है वही पहले पाएगा, यही होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो डेटा सबसे पहले एड किया गया है उसी को सबसे पहले रिमूव करना है, और जो डेटा सबसे लास्ट में आया है उसी को सबसे अंत में आपको क्या करना है, हटाना है या रिमूव करना है। तो स्टैक में किसी भी डेटा एलिमेंट का डिलीशन केवल एक इंड पर होता है। अभी आपको हालांकि मैंने स्टैक नहीं बताया है, लेकिन मैं बता दूं स्टैक कुछ इस प्रकार से होता है, जहां पर हम डेटा जैसे ये देखो ऐसे 10 को रखते हैं, फिर ऐसे 20 को रखते हैं। अब ये हमारा ऊपरी हिस्सा है, तो डेटा को नया डालना होगा तो यहीं पर डालेंगे, और हटाना भी होगा तो यहीं से हटाते हैं। तो स्टैक में केवल एक ही छोर होता है, एक ही इंड होता है, जहाँ से डेटा को डिलीट किया जाता है और इंसर्ट भी है, तो उसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। लेकिन क्यू के केस में ऐसा नहीं होता है। इंसर्शन और डिलीशन के लिए दो अलग अलग छोर होते हैं। जब डेटा को क्या करना रहता है, डिलीट करना रहता है, बाहर निकालना रहता है, जैसे ये है, अब मान लीजिए ये टिकट के लिए खड़ा है, इसको टिकट मिल जाएगा तो ये बाहर चले जाएगा। तो एक इंड फ्रंट हो जहाँ से डेटा को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, और इंसर्शन दूसरे इंड मतलब यहाँ से होता है। जैसे मान लीजिए अब 16 को डालना है तो आप 16 को यहाँ पे करेंगे, तो जोड़ने के लिए रियर और डिलीट करने के लिए फ्रंट। क्लियर है क्या? ये चीज़ें याद रहेगा। चलिए, तो देख तक के आप लोग अपने लिखिएगा। सेकंड जो टाइप होता है वो सर्कुलर क्यू। तो नाम से क्लियर है बेटा, सर्कल मतलब एक वृत्त के फॉर्म में होता है। तो वृत्त के फॉर्म में होता है तो क्या होता है, जो अंतिम वाला नोड होता है वो पहले वाले नोड से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये देखिए हमारा फ्रंट है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। अब लास्ट वाला नोड को क्या कर देंगे, हम ऐसे जोड़ देंगे, तो एक लाइन से मतलब एक पूरा सर्कल बना के ऐसा डेटा क्या होता है आपस में से जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पर फ्रंट है 0 वाला पोजीशन, और अंतिम डेटा कहाँ पर रखा हुआ, 4 में रखा हुआ 50, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पे
सर्कुलर क्यू क्या कहता है, ये रिंग, इसको हम लोग रिंग बफर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी देख लीजिए। तो सर्कुलर क्यू में जो लास्ट वाला नोड होता है वो पहले वाले नोड से जुड़ा हुआ रहता है। आप इसको भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल का निर्माण होता है, एक वृत्त का निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर क्यू कहते हैं। फीफो के सिद्धांत पर ये भी कार्य करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सर्कुलर क्यू में आइटम को रियर एंड में ऐड किया जाता है। मैंने क्या कहा है, हमेशा जब भी नए नोड को जोड़ेंगे तो रियर में जोड़ेंगे, और जब भी डेटा को रिमूव करना रहेगा तो कहाँ से करेंगे, फ्रंट से करेंगे। तो दोनों में देखिए चीज़ें समान है, सिद्धांत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही है। और आपका डेटा को जब भी जोड़ना रहेगा आप कहाँ पे जोड़ेंगे, रियर में जोड़ेंगे, हटाना रहेगा फ्रंट से हटाएंगे। बस ये है दोनों में अंतर कि हमारा जो अंतिम नोड होता है वो पहले नोड से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है सर्कुलर क्यू में। क्लियर है। और जो हमारा लीनियर क्यू की बात करें तो लीनियर क्यू में क्या होता है देख लीजिए। तो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर क्यू में डेटा स्ट्रक्चर को सीक्वेंस एक क्रमबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसलिए इसे लीनियर भी कहा जाता है। एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा के रूप में इसमें एलिमेंट को एक के बाद एक करके क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। लीनियर भी क्या करेगा, फीफो के सिद्धांत पर ही काम करेगा। जो पहले आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इन करेंगे, वही हमारा सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, नए एलिमेंट को हम क्या करते हैं, एक एंड में ऐड किया जाता है और डिलीट करने के लिए दूसरा छोर। मतलब आप एक ही छोर से डिलीट भी नहीं कर सकते और जोड़ भी नहीं सकते। जोड़ना है तो एक तरफ से जोड़िए और डिलीट करना है तो एक तरफ से करिए। तो हम यदि ये फ्रंट है तो डेटा यहाँ से डिलीट होगा, और यदि ये रियर है तो यहाँ से डेटा क्या होगा, जुड़ते जाएगा। क्लियर है। तो इस क्यू की परफॉर्मेंस जो है वो सर्कुलर क्यू की तुलना में अप्रभावी रहता है। अब अप्रभावी क्यों रहता है, तो अप्रभावी इसलिए रहता है क्योंकि इसमें मेमोरी का वेस्टेज होता है, क्योंकि अंतिम और पहला आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो एक ही तरफ से काम करता है, इसलिए इसमें मेमोरी का जो है वेस्टेज जो है वो ज़्यादा होता है। इसके जो मुख्य 3 मेजर कंपोनेंट्स वो आपका सबसे पहले कंटेनर ऑफ आइटम है, क्यू के एलिमेंट को कंटेन करके रखता है। फ्रंट जो होता है आपका पॉइंटर का जो फ्रंट होता है, इसमें क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, और जो रियर होगा वो अंतिम एलिमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट को। नेक्स्ट आपका बाइनरी सर्च। तो देखिए यहाँ पर इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ, ये पहला वाला है आपका, तो उसमें बाइनरी सर्च करके पूछा हुआ। तो ये क्वेश्चन का तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आंसर है, तो कोशिश करना है कैसे भी करके इसको 4 पेज में आपको एडजस्ट करना है। तो बाइनरी सर्च, तो सर्चिंग का मैंने आपको 2 टेक्निक बताया था, एक होता है लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। तो लीनियर जो लाइन से सर्च करता है, लेकिन बाइनरी सर्च कैसे करता है, तो इसका एक मेथड है, उसके आधार पर एक फार्मूला है, और वो फार्मूला के आधार पर ये क्या करता है, बाइनरी सर्च करता है। बाइनरी सर्च के लिए एक नियम यह है कि जो भी डेटा दिया गया है वो डेटा आपको बढ़ते क्रम में होना चाहिए, ठीक है, एक ऑर्डर में होना चाहिए या घटते क्रम में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिग जिग नहीं होना चाहिए, मतलब 1 5 फिर 3 फिर 2 ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा एक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। उसी स्थिति में बाइनरी सर्च ट्री का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें करते क्या है कि सबसे पहले हम जो भी डेटा एलिमेंट दिए गए रहते हैं उसमें से मिडिल एलिमेंट मतलब मध्य का जो वैल्यू रहता है उसका हम तुलना करते हैं, और उसमें फिर हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, सर्च करने स्टार्ट करते हैं। यदि आपका जो बीच वाला जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे 5 वैल्यू, ठीक, अब इसमें हमारा मिड वैल्यू कौन हो गया, 3 हो गया। तो क्या कहता है कि मिडिल एलिमेंट की तुलना हम किससे करते हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए मैं ढूंढ रहा हूँ 4, तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, जैसे 5 एलिमेंट है तो मिड निकालता हूँ, मिड में से इसकी तुलना करूँगा, यदि बड़ा है तो उसके दाएं तरफ होगा और छोटा है तो बाएं तरफ। अब देख लो भाई, बढ़ते क्रम में है तो ऑब्वियस है भाई 3 से बड़ा आ रहा है मतलब उसके दाईं ओर होगा, और छोटा है तो बाईं ओर होगा। तो इस प्रकार से हम इंडेक्स की तुलना करते हैं, और यदि छोटा है तो बाईं ओर और बड़ा है तो दाईं ओर। इस प्रकार से हम सर्च करना अपना स्टार्ट करते हैं, और यही प्रोसेस को हम तब तक दोहराते रहते हैं जब तक हमको डेटा ना मिल जाए, ठीक है। यदि वह छोटा है तो लिस्ट के छोटे भाग में मतलब बाईं ओर, और बड़ा है तो उसके हम लोग दाईं ओर करेंगे, और ऐसा हमारा चलता ही रहेगा। सेम चीज़ लिखा हुआ है, उदाहरण से समझिए। ये देखिए मेरे पास टोटल 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट दिख रहा है, ये 0 पोजीशन पे है और ये 6 पोजीशन पे है। अब मुझे क्या ढूंढना है, 15 एलिमेंट को सर्च करना है, 15 को सर्च करना है। अब ऐसा मत बोलना A2 में रखा हुआ है, भाई सर्चिंग टेक्निक का प्रयोग करना है। तो देखिए आपको उदाहरण लिखना रहेगा, बिल्कुल थ्योरी कम लिखेंगे चलेगा, लेकिन उदाहरण तो लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, तो जो पहला का एड्रेस है और जो अंतिम का एड्रेस है, देखो लिखा हुआ ना, मध्यमान मिड कैसे निकलता है, तो बिगिनिंग मतलब शुरुआत वाला एंड वाला दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो। तो बेटा 60 धन 3 63/2 मत कर देना। इंडेक्स उसका पोजीशन को जोड़ते हैं, 0 पोजीशन 6 पोजीशन, तो 0 + 6 मतलब 6, और 6 को 2 से भाग दोगे तो आएगा 3। तो तीसरे पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसके साथ तुलना करो। तो A3 में क्या रखा हुआ बेटा, तो A3 में रखा हुआ है क्या, 20 रखा हुआ है। आप ढूंढ रहे हैं 15 को, तो आप ये बताइए जो बीच जो मिड आया है और जो ढूंढ रहे हैं वो उससे छोटा है कि बड़ा है। बीच में जो मिड में जो आया है वो 15 से क्या है, बड़ा है, मतलब जो वैल्यू आने वाला है वो इस तरफ आएगा। आप खुद ही सोच लो ना भाई, हम जो ढूंढ रहे हैं वो 20 से छोटा है, और छोटा किधर मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा। यदि यहीं पे 25 आता तो मैं दाईं ओर सर्च करता। क्लियर है क्या, तो छोटा है तो मैं अब इधर सर्च करूँगा, इस तरफ सर्च करूँगा मतलब बाईं ओर। तो मैं क्या करता हूँ इसको, अब मेरा जो यहाँ पर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया मिड A3 एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। A3 में जो एलिमेंट है वो 15 से क्या है, हम जो ढूंढ रहे हैं वो 15 है, हम जो ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं है, अतः मेरा जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है।
तो अब मैं क्या करूँगा, लेकिन यदि A3 पर जो एलिमेंट है वो 15 होता तो उसको मैं सक्सेसफुल कह देता। चूँकि ये 15 से छोटा है या बड़ा है, मैं ये चेक करूँगा। चूँकि ये छोटा है तो मैं 15 के लेफ्ट में ढूंढूंगा, और यदि बड़ा रहता तो मैं उसका राइट में। यही चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम आपको क्या करेंगे, अब इसको लेफ्ट की ओर चलेंगे। अब देखिए, अब इधर काम करेंगे, इधर को आप ऐसा छोड़ दीजिए। अब देखिए बिगिनिंग कहाँ पर है, A0 पर है, और आपको मिड को भी छोड़ दीजिए ना, क्योंकि मिड में रहता तब तो मेरा आंसर ही मिल जाता। मुझे ये जो बचा हुआ एरिया है अब इस पर सर्च करना है, मतलब मिड से लेके यहाँ तक का कोई रूल नहीं है। अब जो बच गया है उस पर फोकस करें। तो A0 और इंड क्या है A2, तो 0 + 2 मतलब 2, और 2 को जब 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा बेटा, A मिलेगा। तो A पे देखो क्या वैल्यू रखा हुआ है, तो A पे जो वैल्यू रखा हुआ है बेटा वो 10 है, ठीक है। तो 10 अब हम ढूंढ रहे हैं क्या, 15। तो आप बताओ जो 15 ढूंढ रहे हैं वो जो मिड में वैल्यू मिला है उससे क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, मतलब हम दाईं ओर ढूंढेंगे। अब देखिए मेरे पास जो वैल्यू मिला है, तो अब देखियो इन्हीं के बीच में होगा। अब आप बोलेंगे सर इसको तो छोड़ना रहता है मिड को, तो बाबू ये बताओ, ये तो 10 है, आगे तो है नहीं, ये तो पहले ही छूट गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको मिड मानूंगा, सॉरी बिगिनिंग मानूंगा, और इसको इंड मानूंगा। तो यहाँ पर 1 और +2 करूँगा, तो 1 + 2 मतलब हो जाएगा 3, और 3 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो आएगा आपका क्या, 1.5। तो 1.5 हम नहीं लेते हैं क्योंकि एड्रेस में 1.5 कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा पूर्ण मान लेते हैं, उससे आगे वाला मान। तो 2 पे जाकर देखेंगे, और चूँकि देख लीजिए A2 पे क्या रखा हुआ, 15 रखा हुआ, अतः मेरा जो सर्चिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर है क्या, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। तो पूरा आपको लिखना है यहाँ पर, चूँकि दो क्वेश्चन दिया गया है तो आपको कोशिश करना है छोटा छोटा लिखना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे डिवाइड करके लिखिएगा, इधर ऐसे लिखिएगा, और फिर यहाँ से आपको ऐसे ऐसे लिखना रहेगा। क्लियर है क्या। बात करते हैं ट्री सॉर्टिंग की। तो ट्री सॉर्टिंग में क्या होता है, तो ट्री सॉर्टिंग क्या करता है, एक प्रकार का सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, और बाइनरी सर्च ट्री जो होता है हमारा उसके सिद्धांत पर काम करता है। बाइनरी सर्च ट्री किस प्रकार से काम करता है, तो बाइनरी सर्च ट्री हमारा क्या रहता है, सबसे पहले कि आप डेटा को क्या करिए, जो छोटा है उसको लेफ्ट में डालते जाइए और जो बड़ा है उसको राइट में डालते जाइए। लेकिन ट्री जो सॉर्टिंग है वो केवल पूर्ण रूप से बाइनरी सर्च ट्री के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। दो भाग होता है इसको सॉल्व करने का। एक, पहले सबसे पहले जो भी डेटा एलिमेंट दिया गया उसको बाइनरी सर्च ट्री बना लीजिए, और जब ट्री बन जाएगा तो उसमें इन ऑर्डर ट्रिवर्सल लगा लीजिए। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री का परिभाषा मैंने लिख दिया है कि बाइनरी सर्च ट्री को हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री कहते हैं, जहाँ हम डेटा को क्या करते हैं, एक नोड को ऑर्डर के फॉर्म में व्यवस्थित करते हैं। और इन ऑर्डर ट्रिवर्सल क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करिए, लेफ्ट चाइल्ड को लिखिए, उसके बाद आप रूट को लिखिए, और उसके बाद आप क्या करिए, राइट चाइल्ड को लिखिए। ये होता है हमारा इन ऑर्डर ट्रिवर्सल का जो है मुख्य जो है स्टेप होता है, ठीक है। तो ये आपको इतना थ्योरी लिखना पड़ेगा। और देख लीजिए ये उदाहरण है, ठीक है। अब मुझे इसका ट्री सॉर्टिंग करना है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, मेरा पहला नोट क्या है, 5 है, तो जो सबसे पहले आता है बेटा उसको हम रूट नोट मान लेते हैं। अब देखो 4 आया, तो ये बताओ जो 4 है वो 5 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो लेफ्ट में जाएगा। मैंने क्या कहा, छोटा वाला लेफ्ट में। अब आया कौन, 7 आएगा, तो 7 कहाँ जाएगा, उसके राइट में जाएगा। फिर कौन आया, 2 आएगा, तो 2 कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में जाएगा खाली क्या, बिल्कुल नहीं, तो 4 के लेफ्ट में जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 4 से भी छोटा है, तो 2 चले जाएगा 4 के लेफ्ट में। अगला कौन आया, 11 को देखो 5 के राइट में जाएगा, 5 के राइट में जाएगा खाली क्या, बिल्कुल नहीं, तो 7 के राइट में जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वो 7 से ही बड़े, तो 11 चलेगा उसके राइट में। अब आगे बेटा 14, ये भी कहाँ चले जाएगा, 11 के राइट में। 6 आया, 6 कहाँ जाएगा, तो भाई 6 ये देखो 5 के बगल राइट साइड में ही जाएगा इस तरफ। क्यों, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। तो हम देखें यहाँ पे 7 रखा हुआ है, तो अब 7 के साथ इसका तुलना करो तो क्या 6 के जो है वो 7 से छोटा है, तो इसलिए उसके लेफ्ट में जाएगा। तो ये देखिए वो कहाँ चले गया, 6 के लेफ्ट में। अब ये बन गया, तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। अब इसमें क्या लगा दो, इसके बाद यहाँ से दूसरा काम है इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। तो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल क्या कहता है, पहले लेफ्ट नोड को, फिर रूट को, और फिर आपका क्या कहलाता है, आपका राइट नोट को। तो यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे लिख सकते हैं आप, देखो पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब छोटे से बड़े फॉर्म में जी, बढ़ते क्रम में लिख दो, यही इन ऑर्डर कहलाता है। देख लो 2 4 5 6 7 11 और 14, तो ये हो गया आपका ट्री सॉर्ट का एग्जांपल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो एल्गोरिथम को चेक करने के लिए कि एल्गोरिथम सही है कि नहीं है, कौन सी स्थिति के लिए सही है, बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है, उसके आधार पर हम किसी भी एल्गोरिथम के जो जांच करने के लिए जो हमारा एक तरीका होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम आपको बताना है, और आपको एवरेज और वर्स्ट केस के को जो है एनालिसिस करना है। तो चलिए देख लेते हैं। एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आपको जो है 2 तरीका दिया गया है। एक होता है आपका टाइम के आधार पर, उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, और एक होता है मेमोरी के आधार पर, जिसको हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो मान लीजिए कोई एल्गोरिथम है, अब उस एल्गोरिथम को काम करने में घंटों लग रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, तो जितना ज़्यादा समय लेता है कोई भी यदि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब हम उसको क्या कहते हैं, सबसे बेकार एल्गोरिथम है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हमें कम से कम समय में कम से कम मेमोरी जो है वेस्ट करके हमको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो हम
इसी चीज़ को इसी आधार पर चेक करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरनल सॉर्टिंग में मैंने आपको 5-6 तरीके बताया, इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल, है नहीं, आपका हीप सॉर्ट है, ट्री सॉर्ट है, रेडी सॉर्ट है। अब इतने सारे एल्गोरिदम है तो कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है, किस स्थिति के लिए बेस्ट है, ये तो जानना जरूरी है ना। वो कौन बताता है? आपका कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहता है कि किसी भी एल्गोरिदम में आप कितना समय लेते हैं पूरे कार्य को करने के लिए, वो उसकी गणना करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो एल्गोरिदम सबसे कम समय लेता है उसको सबसे बढ़िया और तेज माना जाता है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करता है। भाई देख लीजिए, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चला रहे हैं, यदि लेटेस्ट वाला और नया चला रहे हैं तो उसकी स्पीड अलग रहेगी। अब विंडो XP या विंडो 7 आउटडेटेड चलाएंगे तो उसकी जो है समय उसमें ज़्यादा लगेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी। और बात करें यदि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बिग ओ नोटेशन का उपयोग करके जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो इसमें जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है बिग ओ नोटेशन, बिग ओ एन, एक होता है हमारा थीटा नोटेशन और एक होता है हमारा ओमेगा नोटेशन। ये 3 नोटेशन है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर काम करता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन मतलब जब भी हम किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते हैं, उस पर हम काम करते हैं, तो वो उसमें कुछ स्टेप लगता है, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप। तो जितना ज़्यादा किसी भी कार्य को करने के लिए स्टेप लगता है, उसके आधार पर हमको क्या करता है, समय भी लगता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यदि आप गणना करना चाहते हैं तो ये देखिए कि कोई भी एल्गोरिदम कितने स्टेप में समाप्त हो जा रहा है। जितना ज़्यादा स्टेप लगेगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, जिसके आधार पर आप गणना कर सकते हैं कि ये एल्गोरिदम आपको इतना समय लेने वाला है। क्लियर है क्या? बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को यदि आप मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो हो सकता है कोई जो है 5 MB में जगह ले सकता है, हो सकता है कोई 50 MB और हो सकता है कोई 500 MB। तो कोई भी एल्गोरिदम यदि जितना ज़्यादा मेमोरी यूज़ करेगा, स्पेस मतलब यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है, तो वो जितना कम मेमोरी लेता है उतनी बढ़िया और फास्ट एल्गोरिदम माना जाता है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत जो है आपका ऑक्सिलरी स्पेस तथा इनपुट के द्वारा यूज़ किया जाता है। स्पेस दोनों ही लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी स्पेस जो है वो एल्गोरिदम के द्वारा एग्जीक्यूट करने के दौरान प्रयोग किया जाता है, जबकि जो टेम्परेरी स्पेस है, जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है, वो जो है आपका जब भी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं उस दौरान भी इसका प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेमोरी कितना लग रहा है किसी भी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये बताता है। तो एक एल्गोरिदम की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसको बिग ओ नोटेशन के द्वारा जो भी है आप व्यक्त कर सकते हैं। बहुत सारे एल्गोरिदम जो होते हैं, जो इनपुट होते हैं, उसका साइज भी बहुत भिन्न भिन्न होता है। तो जब भी आप कम से कम इनपुट लेते हैं आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 5 एलिमेंट को है उसको सॉर्टिंग करना है। अब उसी में आप यदि हो सकता है 5 एलिमेंट को सर्च करने के लिए आपको बबल सॉर्ट बेस्ट हो, लेकिन यदि आप 15 एलिमेंट कर दिए तो वहाँ पे हो सकता है क्विक सॉर्ट अच्छा हो, है नहीं। तो ये आपके इनपुट के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कितना स्पेस लेने वाला है। एल्गोरिदम की केस की बात करें तो 3 केस होता है, एक होता है बेस्ट केस होता है, 3 केस में से एक होता है बेस्ट केस। तो जब कोई एल्गोरिदम है जो सबसे कम समय ले और जो सबसे कम मेमोरी ले, मतलब बेहतरीन है, एकदम बेस्ट वाला है, जो कम मेमोरी ले और कम स्पेस ले। वर्स्ट केस जस्ट अपोजिट है, जो सबसे ज़्यादा समय लेगा और जो सबसे ज़्यादा मेमोरी यूज़ करेगा, वो वर्स्ट केस कहलाता है। एवरेज मतलब बीच का, ना ज़्यादा मेमोरी लेता है ना ज़्यादा समय लेता है, तो हमारा क्या कहलाता है, एवरेज केस कहलाता है। क्लियर है क्या? तो ये था आपका पूरा का 5 यूनिट का डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 2.5 नंबर के क्वेश्चन को पहले बनाइए, एक क्वेश्चन को 1 पेज में लिख लीजिए और कोशिश करिए 4 पेज में ही आपको एक एक बड़े उत्तर को लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए।